Hello everyone. Welcome to the another session of short series of class ninth. Right. Today we are going to combine three topics. ठीक है, आज तीन टॉपिक अपन साथ में ही करेंगे. The topics are your from barter to money, understanding market and the economic activity around us. ठीक है. Today we'll discuss all these three topics in one video. Right. Now your first chapter will be your from barter to money. Correct. Now question number 1 is what is the barter system? ठीक है, आपका barter system क्या होता है? Right. Option A is a system of using credit cards for all purchases. The oldest method of exchange for goods and services. A government regulated system of paper currency. And D is your trading digital assets for physical items. ठीक है, तो जो barter system है आपका, ये पहले के टाइम में, ठीक है, it is basically the oldest method of exchanging गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, पहले के टाइम में जब करेंसी या कॉइन्स वगैरह ये नहीं बने हुए थे, ठीक है, उस वक्त लोग कैसे एक्सचेंज करते थे, गुड्स है या कोई भी सर्विसेज है, ये बार्टर सिस्टम के थ्रू होती थी. ठीक है, तो इट इज योर द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. योर ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, इन दिस पीपल ट्रेड व्हाट दे हैड एंड व्हाट दे नीडेड. ठीक है, उनके पास क्या है और उनको क्या चाहिए. ठीक है, जैसे सपोज करो वीट है, जैसे इस पिक्चर के अंदर इट इज गिवन ना भाई, इसको फिश चाहिए, उसको मीट चाहिए, तो वो जो सामने वाली पार्टी होगी वो आपको फिश दे देगी और उसके बार्टर या उसके एक्सचेंज में आप क्या करेंगे, उसको मीट दे देंगे. ठीक है, तो आपकी नीड, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चीजें एक्सचेंज कर देते बिना किसी करेंसी के, कॉइन्स के. ठीक है, तो इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Which term describes the situation where two people each have something the other wants and are willing to exchange them directly? ठीक है, अब इसके अंदर कई टर्म्स आती है, अपन को वो टर्म बतानी है जिसके अंदर एक सिचुएशन है where two people each have something. ठीक है, दोनों के पास कुछ है and they want and they are willing to exchange them directly, और वो उसको डायरेक्टली एक्सचेंज करना चाहते हैं. ठीक है, ऑप्शन ए इज योर स्टोर ऑफ वैल्यू, बी इज डिफर्ड पेमेंट, सी इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ wants and D is common denomination. तो आपके जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ wants होता है, ठीक है, दैट इज द टर्म दैट इज यूज्ड इन दिस सिचुएशन. ठीक है, फ्रॉम अ बार्टर ट्रेड टू हैपन वी मस्ट फाइंड एग्जैक्टली, एटलीस्ट वी मस्ट फाइंड समवन हु हैज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड. ठीक है, अपन को वही पर्सन ढूंढना है जिसके पास जो अपन को चीज जो चाहिए वही मिले. ठीक है, एंड हु हैपन्स टू वांट एग्जैक्टली व्हाट दे हैव एट द सेम टाइम, और उसको भी वही चीज खरीदनी है जो अपने पास में हो. ठीक है, तो दैट इज योर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. राइट. तो बेसिकली दिस टर्म इज यूज्ड where two people each have something the other wants and they are willing to exchange them directly, और उसको वो डायरेक्टली एक्सचेंज करना चाहते हैं. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज एन ऑक्स कंसीडर्ड इनडिविजिबल इन अ बार्टर सिस्टम. ठीक है, अब इस जो एक ऑक्स होती है, ठीक है, उसको कैसे कंसीडर करेंगे इन दैट इज इनडिविजिबल इन अ बार्टर सिस्टम. तो अपन उसमें क्या करेंगे भाई, क्योंकि ऑक्स तो इनडिविजिबल है. ठीक है, ऑक्स के अपन पार्ट्स थोड़ी ना कर सकते. राइट. तो इट कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट कैन नॉट बी स्प्लिट फॉर स्मॉल परचेजेस विदाउट लूजिंग वैल्यू, इट इज टू एक्सपेंसिव टू फीड एंड इट ओनली एग्जिस्ट इन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज. ठीक है, तो ऑक्स को इनडिविजिबल कैसे कंसीडर करेंगे बार्टर सिस्टम में, बिकॉज इट कैन नॉट बी स्प्लिट फॉर अ स्मॉल परचेज विदाउट लूजिंग वैल्यू. ठीक है ना. अब बैग ऑफ ग्रेन तो अपने पास है नहीं कि अपन ने उसको बोल्स के अंदर डिवाइड कर लिया एंड देन वी कैन एक्सचेंज. ठीक है ना, ऑक्स को अपन नहीं कर सकते ना, उसको अपन हाफ नहीं कर सकते कि भाई हाफ ऑक्स आप ले लो, हाफ मैं ले लूंगा. ठीक है, बिकॉज एनिमल वुड डाई एंड लूज इट्स टोटल वैल्यू. So ox is considered as a indivisible in a barter system. It cannot be split for small purchases. ठीक है, छोटे परचेज के लिए आप उसको स्प्लिट नहीं कर सकते ऑक्स वगैरह ऐसी चीजों को. राइट. तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. The difficulty of moving a large item like a cow or a heavy bag of grain to a market for trade is known as the problem of. अब लार्ज आइटम है, जैसे कोई काऊ है या हैवी बैग ऑफ ग्रेन है, तो उसका आपको एक्सचेंज करना है. ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी बेसिकली, ड्यूरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी या फिर मेजर ऑफ
वैल्यू, ठीक है। तो अपन को क्या पूछा है उसने, मूविंग ऑफ अ लार्ज आइटम पूछा है, मूविंग अ लार्ज आइटम, मूविंग अ लार्ज मतलब पोर्टेबिलिटी, राइट। बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। पोर्टेबिलिटी होती है, पोर्टेबिलिटी मतलब आप कितना इजीली किसी चीज को कैरी कर सकते हो, तो आप हैवी आइटम्स को नहीं कैरी कर सकते अपन, ठीक है, दे आर डिफिकल्ट टू पोर्टेबल, राइट। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। Now question number 5, which of the following is the limitation of storing wealth in the form of a grain, ठीक है ना। इनमें से कौन सी जो चीजें हैं that has a limitation of storing wealth, ठीक है, बेसिकली ग्रेन के फॉर्म में। A is your, it is too easy to carry. B, it lacks durability because it can rot or can be eaten by rats. Everyone accept it as money and it has a fixed value that never change. तो ग्रेन के लिए जो अपनी लिमिटेशन रहती है फॉर स्टोरिंग वो क्या रहेगी, इट लैक्स ड्यूरेबिलिटी बिकॉज इट कैन बी रॉट और कैन बी ईटन बाय रेड्स, ठीक है ना। ड्यूरेबिलिटी नहीं होती ना, बिकॉज दे कैन बी स्पॉइल्ड, दे कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द पेस्ट, वी कांट स्टोर, ठीक है, वेल्थ इन ग्रेन फॉर्म। अपन अपनी वेल्थ को ग्रेन फॉर्म में स्टोर करके नहीं रख सकते बिकॉज वो कभी भी खराब हो जाएगी भाई, ठीक है। आपने सपोज करो खूब सारे रख दिए बट रैट्स ने उनको खा लिया, पेस्ट ने उनको स्पॉइल कर दिया, तो आपके वेल्थ की फॉर्म में तो अपन स्टोर करके नहीं रख सकते ना इसको, इसकी ड्यूरेबिलिटी लैक करती है, राइट। सो बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रैग स्टोन्स वर जायंट लाइमस्टोन डिस्क्स यूज्ड एज अ मनी इन विच लोकेशन, ठीक है। अब राय जो स्टोन्स हैं ये आपके कहाँ पे मिलेंगे एज अ मनी, ठीक है ना। देवर बेसिकली दे वो जाइंट लाइमस्टोन, ठीक है, बहुत बड़े से लाइमस्टोन के स्टोन्स होते हैं, इनको और एज अ मनी के रूप में इनको एक्सचेंज किया जाता था। पर कहाँ पे किया जाता है, ए ऑप्शन इज योर सोलोमन आइलैंड, मैक्सिको, सी ऑप्शन इज योर याप आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन एंड डी इज असम इंडिया, राइट। तो ये जो आपके राय स्टोन्स हैं दे वर यूज्ड एज अ मनी इन येप आइलैंड, ठीक है, येप आइलैंड, सी ऑप्शन इन द पैसिफिक ओशन। लगभग ये आपके 12 फीट अराउंड वाइड होते हैं, ठीक है ना। तो जिनके पास ये स्टोन होता है वो बेसिकली एज अ मनी इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, बट दे वर टू हैवी टू मूव, पर बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, ऑब्वियसली बात है 12 फीट वाइड है, कितने जाइंट होंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द एज़टेक तजाज़्रो वाज अ फॉर्म ऑफ मनी मेड ऑफ कॉपर दैट रिजेंबल्ड अ, ठीक है। अब ये भी एक फॉर्म ऑफ मनी है, ये सब आपके एनसीईआरटी के अंदर अवेलेबल है, ठीक है ना। द एज़टेक तजाद्रो वाज अ फॉर्म ऑफ मनी मेड ऑफ कॉपर दैट रिजेंबल्ड एज, किसकी तरह रिजेंबल करेगा ये, फेदर, चॉपिंग नाइफ, एनिमल स्किन या फिर ग्रेन सीड। तो आपके जो ये एज़टेक तजारो है इट इज बेसिकली अ चॉपिंग नाइफ, ठीक है ना। ये एक्स का हेड होगा, नाइव्स की तरह होगा, और ये मैक्सिको के अंदर आपके स्टैंडर्ड वैल्यू के नाम के रूप में माना जाता था, ठीक है ना, एज अ एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज तेवाऊ यूज्ड इन द सोलोमन आइलैंड मेड फ्रॉम, ठीक है। सोलोमन आइलैंड के अंदर जो तेवाऊ बेसिकली एज अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज मनी के रूप में माना जाता था वो क्या है, इट इज मेड अप ऑफ रेड feathers of the scarlet honey eater bird, polished seashells, carved wood या फिर dried tea leaves। तो it is basically your red feathers of the scarlet honey eater bird, ठीक है ना। इसके अंदर thousands of tiny red feathers were glued into a fiber coil, ठीक है, और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थी। बेसिकली इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स होते थे ना उस वक्त, जो मैरिज से रिलेटेड है या लैंड से रिलेटेड है, उसके अंदर ये काम में लिया जाता था, ठीक है ना। So it is made up of a red feathers of the scarlet honey eater bird. Now question number 9. What does the term commodity refers to in economics? Economics के अंदर commodity जो term है वो किसको refer करेगी, right? Only digital currency, anything that can be bought or sold, कोई भी ऐसी चीज जिसको bought या sold किया जा सके, buy या sell किया जा सके, salt है, tea है, kettle है, कुछ भी। A person who trades goods या फिर the place where money is made. तो कमोडिटी बेसिकली क्या होती है, एनीथिंग दैट कैन बी बॉट और सोल्ड, ठीक है ना। बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। कमोडिटी आपकी बेसिक कोई भी ऐसी इंटरचेंजेबल गुड्स, ठीक है, जिसको खरीदा या बेचा जा सके, दैट इज योर कमोडिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट जॉन मैनार्ड केन्स मनी सर्व एज अ लिंक बिटवीन, अकॉर्डिंग, ठीक है, इकोनॉमिस्ट आपके जॉन मैनार्ड केन्स जो हैं उनके हिसाब से मनी
किसके बीच का लिंक है बेसिकली, ठीक है। टू डिफरेंट कंट्रीज, द बायर एंड द सेलर, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर एंड द वेल्थ एंड द पॉवर्टी। तो मनी है तो बेसिकली ये किसके बीच का एक्सचेंज होगा, इट इज अ लिंक बिटवीन द बायर एंड द सेलर, राइट। बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच इंडियन फेयर स्टिल प्रैक्टिसेस द ट्रेडिशनल बार्टर सिस्टम टुडे, ठीक है। ये भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, कौन सा ऐसा इंडियन फेयर है जिसके अंदर अभी भी प्रेजेंट में भी ट्रेडिशनल बार्टर सिस्टम जो है वो माना जाता है, ठीक है, या फिर बार्टर सिस्टम के रूप में उसमें जो आइटम्स हैं वो एक्सचेंज होते हैं। पुष्कर मेला, कुंभ मेला, जॉनबील मेला या फिर सूरज कुंड मेला, ठीक है। तो ये है आपका जॉनबील मेला, ठीक है, जॉनबील मेला है। ये बेसिकली आपके असम के अंदर है, ठीक है। नाउ ऑल्सो पीपल फ्रॉम द हिल्स एंड द प्लेन्स मीट टू ट्रेड गुड्स, जैसे कि आपके फिश है, जिंजर है, विदाउट यूजिंग कॉइन्स और नोट्स, ठीक है। यहाँ पे कॉइन्स और नोट्स को यूज में नहीं लिया जाता, बार्टर सिस्टम के रूप में इसके अंदर काम में लिया जाता है। Now question number 12, in the John Beal मेला what do John and Beal mean in the Assamese language, ठीक है। अभी जो अपन ने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि जॉन बील मेला जो असम के अंदर होता है उसके अंदर जॉन और बील का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सन एंड रिवर, मून एंड वेटलैंड, स्टार एंड फॉरेस्ट एंड अर्थ एंड हिल। इसके अंदर आपके जॉन एंड बील का मतलब होगा मून एंड वेटलैंड, ठीक है। जॉन का मतलब होता है मून असमीज के अंदर, और बील मतलब होता है आपका वेटलैंड या फिर कोई भी लेक वगैरह कुछ भी कह दो आप, ठीक है। और ये एक मून शेप्ड लेक है, उसके पास में ये जो फेयर है, जो मेला है, ये लगता है, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मिंटिंग, ठीक है। मिंटिंग क्या होता है आपका, ये तो पढ़ा होगा आपने पहले भी। व्हाट इज मिंटिंग, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मिंट लीव्स, नहीं, ठीक है, पुदीने के लीव्स का कोई मतलब नहीं है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉइन्स, द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग पेपर नोट्स या ट्रेडिंग गुड्स फॉर सिल्वर, ठीक है। तो इसका सिल्वर से कोई मतलब नहीं है, पेपर नोट से कोई मतलब नहीं है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉइन्स, ठीक है। मिंटिंग का प्रोसेस, मिंटिंग मीन्स बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉइन्स, ठीक है ना। और मिंट क्या होता है, मिंटिंग इज द प्रोसेस, और मिंट होता है आपका फैक्ट्री वेयर दिस हैपेंस, ठीक है ना। फैक्ट्री वेयर कॉइन आर मिंटिंग या मिंटेड, ठीक है, राइट। तो प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉइन्स इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एंशिएंट पंच मार्क्ड कॉइन्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर और कॉपर वो ऑफन कॉल्ड, ठीक है ना। पंच मार्क्ड कॉइन्स जो है वो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के, उनको क्या कहा जाता था पहले के टाइम में, दिनार, कारशप्स और पन्नास, डॉलर्स एंड क्रेडिट, ठीक है। दिनार ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर विल बी योर करशान और पन्नास, ठीक है। ये अर्लीस्ट 6th सेंचुरी बीसी के अंदर बेसिकली है ना, ये लिए जाते थे बाय पंचिंग सिंबल्स ऑनटू द सिल्वर और द कॉपर स्ट्रिप्स, ठीक है। वहां पे पंच मार्क्ड कॉइन्स जो है दे वर यूज्ड। Now question number 15, what did the discovery of Roman coins in पुदुकोट्टई तमिलनाडु indicate, ठीक है। पुदुकोट्टई तमिलनाडु के अंदर रोमन कॉइन्स जो है वो क्या इंडिकेट करते थे, रोम वंस conquered India, B is an active trade relationship between South India and Rome, Indians travel to Rome to make coins, या फिर the coins were brought by the tourist recently, ठीक है। तो ये आपका है an active trade relationship between South India and the Rome, ठीक है ना। जो तमिलनाडु के अंदर आपके रोमन कॉइन्स मिलते हैं, इसका मतलब क्या प्रूव करता है ये बेसिकली कि एंशिएंट इंडियन मर्चेंट्स ट्रेडेड स्पाइसेस एंड सिल्क फॉर रोमन गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, अराउंड 2000 ईयर्स अगो, है ना। यही अपन पता लगा सकते हैं, अगर उस टाइम रोमन कॉइन्स मिलते थे इसका मतलब वहां पे साउथ इंडिया और रोम के बीच में ट्रेड रिलेशंस थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, विच डायनेस्टी यूज द वरह बोर, ठीक है, इमेज ऑफ लॉर्ड विष्णु ऑन देयर कॉइन्स। अपने कॉइन्स के अंदर लॉर्ड विष्णु के जो इमेज है बोर की, वो कौन सा डायनेस्टी यूज में लेता था, चोला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी या फिर मौर्य डायनेस्टी। तो दैट इज योर चालुक्य डायनेस्टी, सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। दे यूज्ड बोर सिंबल्स सो फ्रीक्वेंटली दैट द गोल्ड कॉइन्स themselves become known as varas,
ठीक है ना, तो उनके गोल्ड कॉइन को क्या नाम दे दिया गया था? ठीक है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच एनिमल सिंबल वाज फेमसली यूज्ड ऑन द कॉइन्स ऑफ द चोला डायनेस्टी? चोला डायनेस्टी के अंदर कौन से एनिमल सिंबल को यूज में लिया जाता था कॉइन्स के ऊपर? बोर, टाइगर, एलिफेंट, लायन। तो बोर तो हो नहीं सकता बिकॉज अपन ने अभी पढ़ा है, राइट, ये तो चालुक्य डायनेस्टी से था। तो चोला जो डायनेस्टी है वो किसको यूज करती थी? आपके टाइगर को, ठीक है, एज देयर रॉयल एम्बलम। इट हैज अपीयर्ड ऑन देयर कॉइन्स अलोंगसाइड सिंबल्स ऑफ द किंगडम्स दे कॉन्कर्ड। ठीक है ना, जैसे कि पांड्या फिश है, चेरा बो, राइट। तो टाइगर इज द एनिमल whose symbol is used as a coin, used on the coin of the Chola dynasty. Now question number 18, in 1947 one anna, that is 1/16 of a rupee was valuable enough to buy, ठीक है। 1947 के टाइम में एक आना, एक जो आना है, एक आने को क्या बोलेंगे अपन? 1/16 ऑफ अ रुपी, सॉरी, ठीक है। इसमें अपन क्या खरीद सकते थे? हाउस ऐसे खरीदेंगे, ठीक है। न्यू कार उस वक्त पॉसिबल नहीं थी, लैपटॉप उस वक्त थे नहीं, तो अ डजन बनाना, ठीक है ना। A single anna had significant purchasing power, whereas today the same amount, roughly 6 पैसा, has almost no value. मतलब एक आने का मतलब क्या हो गया? आपके 6 पैसे, जो आज की डेट के अंदर तो कोई वैल्यू रखता ही नहीं, ठीक है। उस 6 पैसे के अंदर डजन बनाना अपन खरीद सकते, आज 6 पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 19, हु डिजाइन द मॉडर्न इंडियन रुपी सिंबल? ठीक है, ये वाला जो मॉडर्न इंडियन रुपी सिंबल है, दैट वाज डिजाइन्ड बाय महात्मा गांधी? नहीं। रघुराम राजन? नहीं। निर्मला सीतारमन? नहीं। इट इज उदय कुमार, ठीक है। ये आपके आईआईटी गुवाहाटी के अंदर प्रोफेसर रहे हैं, ठीक है ना, इन्होंने डिजाइन किया था जो ये सिंबल था अपना रूपी सिंबल, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 20, द इंडियन रुपी सिंबल इज अ मिक्स ऑफ विच टू स्क्रिप्ट? जो इंडियन रुपी सिंबल है अपना ये वाला, ठीक है ना, ये कौन सी दो स्क्रिप्ट का मिक्स है? लैटिन एंड ग्रीक, देवनागरी, रा एंड रोमन आर, संस्कृत एंड तमिल, अरेबिक एंड हिंदी। तो ये किसका सिंबल है? आपका देवनागरी, रा एंड रोमन आर, ठीक है ना। वर्टिकल बार जो कंबाइन द लेटर आर ए को कंबाइन करके अपन क्या लिखते हैं? र लिखते हैं, ठीक है ना, र लिखा जाता है ना, राइट। और फिर जो एक वर्टिकल बार दे रखा है, दैट रिप्रेजेंट्स दी दैट योर रोमन आर, जी, ठीक है ना। इट इज अ ब्लेंड ऑफ इंडियन कल्चर एंड इंटरनेशनल अपील, दोनों दिखा दी इसके अंदर। दिस इज योर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, वेयर वाज पेपर फर्स्ट यूज्ड इन द वर्ल्ड? ठीक है, पेपर सबसे पहले कब यूज में आया था, मतलब कौन से कंट्री के अंदर? इंडिया, चाइना, इंग्लैंड, यूएस। तो दैट इज योर चाइना, ठीक है, चाइना ही थी। चाइना स्टार्टेड यूजिंग पेपर रिसीट्स है, ठीक है, तैंग डायनेस्टी के अराउंड। तब हैवी कॉपर कॉइन्स हमको लेकर जाने पड़ते थे लंबे डिस्टेंस से, तो उन्होंने फिर पेपर रिसीट्स बनानी शुरू की, ठीक है, पेपर मनी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन डिड द पेपर करेंसी ऑफिशियली एंटर्ड इंडिया? ठीक है, इंडिया के अंदर जो पेपर करेंसी है वो ऑफिशियली कब आई थी? तो आपके लेट 18th सेंचुरी, अर्ली 15th सेंचुरी, आफ्टर द 2016 डीमोनेटाइजेशन, या ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? तो ये आई थी आपके लेट 18th सेंचुरी के अंदर, ठीक है ना। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने फर्स्ट टाइम पेपर इशू किया था अराउंड 1700, लेट 1700s के अंदर, ठीक है ना। फिर गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस शुरू किया, तो लेट 18th सेंचुरी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच इंस्टीट्यूशन इज द सोल अथॉरिटी फॉर इशूइंग करेंसी इन मॉडर्न इंडिया? कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है उसके पास सोल अथॉरिटी है, ठीक है, करेंसी इशू करने के लिए आज की डेट में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो दैट इज इजी, इजी है ये वाला, तो ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई करती है, सेंट्रल बैंक है ना ये कंट्री का, ठीक है ना। ये क्या करता है बेसिकली? इट मैनेजेस द सप्लाई ऑफ मनी एंड इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को स्टेबल करने में और आपके मनी सप्लाई के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन रोल होता है, राइट। या इनके पास में ही सोल अथॉरिटी, ऐसे कह दो आप। क्वेश्चन नंबर 24, मॉडर्न कॉइन्स आर नॉट मेड ऑफ प्योर गोल्ड और सिल्वर बट आर मेड ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड कार्बन, ठीक है, किसके अलॉय हैं, मतलब सॉरी किसे बने हुए हैं? आंसर बता ही दिया मैंने, पॉलीमर्स, अलॉयज, प्लास्टिक और मिनरल्स। तो ये हैं आपके अलॉयज, ठीक है ना।
मॉडर्न कॉइन्स आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना, बेसिकली आयरन और क्रोमियम के अलॉय होंगे ये, एंड इट इज यूज में ये अलॉय एज ए क्यों काम में आते हैं आयरन क्रोमियम, बिकॉज दे आर चीप, ड्यूरेबल होते हैं और इनके अंदर रस्ट वगैरह भी नहीं लगेंगे, ठीक है ना, और ये आयरन की तरह प्योर भी हो जाएंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज डिजिटल मनी? डिजिटल मनी क्या होती है? आज की डेट में सबसे ज्यादा आ रही है डिजिटल मनी, ठीक है ना। फिजिकल कॉइन स्टोर्ड इन अ डिजिटल सेफ, मनी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, intangible, is paper notes with digital serial numbers and gold bars traded online। तो ये है आपके मनी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, intangible, ठीक है ना। तो जो डिजिटल मनी होती है ये आपकी फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है ना। इनटेंजिबल का मतलब क्या हो गया? यू कांट टच, ठीक है, इसको आप टच नहीं कर सकते। टेंजिबल मतलब ऐसी चीज दैट कैन बी टच्ड, और इनटेंजिबल मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते। तो आप जो भी डिजिटल मनी होती है उसको टच नहीं कर सकते, राइट। आप सिंपली उसका रिकॉर्ड जरूर अपने कंप्यूटर पे या फोन में एज अ बैलेंस के रूप में देख सकते हो, बट यू कांट टच इट। तो दैट इज योर डिजिटल मनी, ठीक है ना, जो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज यूपीआई स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डिजिटल पेमेंट्स? तो आजकल जो डिजिटल पेमेंट होता है उसके अंदर यूपीआई बहुत बार यूज में आता है, राइट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? यूनिवर्सल पेमेंट आइडेंटिफायर, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनाइटेड पेट्रोल इन इंडिया, यूनिक पर्सनल इंस्टॉलमेंट। इसका फुल फॉर्म होता है आपके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना। ये आपके किसने डेवलप किए? एनपीसीएल ने। और बेसिकली ये जो है यूपीआई आपका, इट अलाउज यूजर्स टू ट्रांसफर मनी इंस्टेंटली बिटवीन डिफरेंट बैंक अकाउंट्स यूजिंग अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन, राइट। आज अपन को कोई भी अगर सामान लेना होता है अपन सीधे यूपीआई पेमेंट करते हैं, है ना, तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही अपनी मनी ट्रांसफर हो जाती है, राइट। तो दैट इज योर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, इन डिजिटल ट्रांजैक्शन व्हाट डज क्यूआर इन क्यूआर कोड स्टैंड फॉर? ठीक है, क्यूआर कोड होता है, राइट। इसका मतलब क्या होता है? क्वालिटी रीडिंग, क्विक रिस्पॉन्स, वाइट रजिस्ट्री या क्विक रिसीट? तो इसका आंसर है आपका क्विक रिस्पॉन्स। क्यूआर कोड्स क्या होते हैं आपके? क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है ना। दे कैन बी रीड एट हाई स्पीड्स बाय द कैमराज। कैमराज जैसे भी आप, जैसे ही कैमरा क्यूआर कोड पे रखोगे उसको वो बहुत इंस्टेंटली हाई स्पीड से उसको डिटेक्ट कर लेगा, स्कैन कर लेगा ना, ठीक है। और जो भी उसका स्टैंडर्ड बार कोड वगैरह होता है उसके अनुसार आपको क्या बोलते हैं, सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर देगा, राइट। तो दैट इज क्यूआर कोड के अंदर क्यूआर स्टैंड्स फॉर क्विक रिस्पॉन्स। ना क्वेश्चन नंबर 28, मनी सर्व एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, व्हाट डज दिस मीन? ठीक है, मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट से क्या मतलब है अपना? इट कैन ओनली बी यूज फॉर करंट परचेजेस, it allows for payments to be made in the future, it loses its value every day, या it cannot be used to pay salaries, ठीक है। तो ये जो आपका है, एक सेकेंड, राइट, हाँ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मीन्स इट अलाउज फॉर द पेमेंट टू बी मेड इन द फ्यूचर, ठीक है, जो लोन वगैरह अपन लेते हैं। बिकॉज मनी इज वैल्यू इज रिलेटिवली स्टेबल, ठीक है, जो मनी की वैल्यू होती है वो रिलेटिवली स्टेबल ही होती है। तो इट अलाउज पीपल टू बोरो समथिंग नाउ एंड एग्री ऑन एग्जैक्टली हाउ मच दे विल पे बैक आफ्टर सेवरल मंथ्स या कुछ ईयर्स पर, ठीक है, जो लोन अपन लेते हैं। मतलब अपन तय कर लेते हैं कि भाई हमने अभी ये मनी ली है और इतने टाइम पीरियड बाद हम ये मनी आपको वापस पे कर देंगे, ठीक है। तो दैट इज योर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, लोन लेना बेसिकली, जो नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाई डज मनी एक्ट एज अ कॉमन डिनोमिनेशन और मेजर ऑफ वैल्यू? ठीक है, मनी को अपन एज अ कॉमन डिनोमिनेशन क्यों काम में लेते हैं या मेजर ऑफ वैल्यू के रूप में कैसे काम में लेते हैं? इट अलाउज अस टू कंपेयर द प्राइस एंड द वर्थ ऑफ द आइटम, इट इज ओनली थिंग पीपल कैन कलेक्ट, इट इज यूज ओनली बाय द गवर्नमेंट, या इट हैज डिफरेंट वैल्यूज फॉर द डिफरेंट पीपल। बेसिकली ये क्या करती है? मनी जो है इट अलाउज अस टू कंपेयर द प्राइस एंड वर्थ ऑफ द आइटम, एक पर्टिकुलर आइटम की अपन को वर्थ बताएगी, ठीक है ना। मतलब जैसे अपन को कोई सामान खरीदना है तो अगर कोई छोटा सामान है तो उसके पैसे कम लगेंगे, ठीक है। कोई बड़ा सामान अपन खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसका पैसा ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो मनी क्या होती है? एज ए यार्डस्टिक की तरह एक्ट करती है, ठीक है। जैसे सपोज करो पहले अगर बार्टर सिस्टम होता तो अपन क्या कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग अ काउ,
कि सपोज करो काऊ है वो 50 चिकन के बराबर है, ठीक है, तो ये प्रॉपर वर्थ नहीं होगी। अब अपने पास में करेंसी है, रुपी है, तो अपन बता सकते हैं ना कि भाई इजी चीज है। अगर आपको एक सिंपल सी टॉफी खानी है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा देना होगा, चॉकलेट खानी है तो आपको ज्यादा देना होगा। तो जैसे जैसे चीज की जो वर्थ है या वैल्यू बढ़ेगी उसी अकॉर्डिंग उसकी प्राइस भी बढ़ेगी या घटेगी, राइट। सो इट अलाउज अस टू कंपेयर द प्राइस एंड वर्थ ऑफ द आइटम। Now question number 30, which feature on Indian currency notes help visually impaired persons identify the denomination? Okay. अब इंडियन करेंसी के अंदर एक फीचर होता है जिसके अंदर जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स होता है, जो लोग देख नहीं सकते ना, अब वो लोग कैसे करेंगे भाई मनी का एक्सचेंज, ठीक है। तो उसके लिए भी एक फीचर रखा गया आपने इंडियन करेंसी के अंदर। उस फीचर को क्या कहेंगे? द कलर ऑफ द नोट, नहीं भाई देख ही नहीं सकते तो उनको कलर से क्या मतलब, राइट। सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर, वो भी नहीं। द ईयर द नोट वाज प्रिंटेड, नहीं। इट इज सॉरी स्पेशल रेज्ड इंटैग्लियो प्रिंट और द ब्लीड लाइंस, ठीक है, जो ये होती है ना आपके स्पेशल रेज्ड इंटैग्लियो प्रिंट या जो ब्लीड लाइंस होती है, ये क्या करती है विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन्स होते हैं उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कितने रुपए का नोट है, ठीक है, 100 का है, 200 का है, 500 का है, क्योंकि वो हल्की सी उभरी हुई होती है। तो व्हेन दे टच ना, दे के नो कि भैया ये 100 रुपए का नोट है या ये 50 का है, 500 का है, राइट। तो वो उनके लिए जो स्पेशल रेज्ड इंटैग्लियो प्रिंट होता है ना, जो ब्लीड लाइंस वगैरह होती है, ठीक है, वो उनको आइडेंटिफाई, उससे वो उसका डिनोमिनेशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उनके लिए वो इजी रहता है, सो दैट वो इजीली मनी दे सके, राइट। ठीक है, यहाँ तक डन। तो दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर चैप्टर दैट इज फ्रॉम बार्टर टू मनी, है ना, इससे रिलेटेड है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका अंडरस्टैंडिंग मार्केट, ठीक है। अब इन अंडरस्टैंडिंग मार्केट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज योर व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ मार्केट अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, ठीक है। अब आपकी बेसिक डेफिनेशन क्या होगी मार्केट की? ए ऑप्शन इज योर ओनली अ फिजिकल बिल्डिंग वेयर पीपल मीट, ठीक है। A system where buyers and sellers exchange goods and agreed price, a government run facility for free distribution, या फिर a place where only vegetables are sold, ठीक है। तो मार्केट क्या होता है आपका? मार्केट इज बेसिकली अ सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स एक्सचेंज गुड्स एट एग्रीड प्राइस, ठीक है। मार्केट वही होता है जहां पे बायर और सेलर है उनके बीच का इंटरेक्शन हो। जैसे कोई बिल्डिंग का कोई मतलब नहीं है, कोई और ट्रांजेक्शन उससे मतलब नहीं है अपन को ये है कि बायर और जो सेलर है वो एक एग्रीड प्राइस पे, ठीक है ना, मतलब जो दोनों एग्री कर रहे हैं उस प्राइस के ऊपर आप गुड्स को एक्सचेंज कर सकते, ठीक है। तो दैट इज योर मार्केट, सिंपल डेफिनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच टर्म इज यूज्ड इन कन्नड़ टू रेफर टू अ मार्केट, ठीक है। कन्नड़ जो लैंग्वेज है उसके अंदर मार्केट के लिए क्या टर्म यूज में लेते हैं अपन? हाट, बाजार, मार्कुट्टे या फिर मंडी। तो हाट और बाजार दे आर द हिंदी और द रीजनल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये आपके, और मंडी होती है आपके बेसिकली जो ग्रेन्स वगैरह के लिए या बड़ी ज्यादा क्वांटिटी में जो चीज होती है उसके लिए यूज में लिया जाता है। कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर मार्केट इज नोन एज मरकुट, राइट। सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ वीकली मार्केट, ठीक है। वीकली मार्केट अब क्या होता है आपका? जो हर हफ्ते मार्केट लगता है, ठीक है, वो बताओगा ये। अ मार्केट दैट ओपन्स एवरी डे ऑफ द वीक, a market found only in large malls, a market held on a specific day of the week in a particular area, या फिर a market that sells only branded electronics। तो ये होता है आपके a market on a specific day of the week in a particular area, ठीक है। हर मतलब पर्टिकुलर एरिया पे ही लगता है वो, ऐसे नहीं कि भाई पूरे इंडिया के अंदर या पूरे स्टेट के अंदर, नहीं, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक वीकली मार्केट लगता है जो हफ्ते में एक बार लगता है, ठीक है। वो कोई भी दिन स्पेसिफाई कर सकते, सपोज करो आप मंडे मार्केट, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर एरिया के जहाँ पे वो मंडे मार्केट लगता है वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो मार्केट लगता है, बाकी दिन नहीं लगेगा, फिर वो लोग ले जाते हैं अपना जो भी सामान वगैरह होता है, ठीक है। सिर्फ मंडे को उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो मार्केट लगेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी डे हो सकता है, a market held on a specific day of the week in a particular area, right? Now question number 4, why do weekly market not have a permanent shops?
वीकली मार्केट्स की परमानेंट शॉप क्यों नहीं होगी? बिकॉज द गवर्नमेंट फॉरबिड्स देम, because traders set up for the day and dismantle in the evening, because customers prefer temporary stalls, या because they only sell perishable items. ठीक है, तो वीकली जो मार्केट्स होते हैं उनकी परमानेंट शॉप क्यों नहीं होती? बिकॉज जो ट्रेडर्स होते हैं दे सेटअप फॉर द डे, वो डे के लिए सेटअप करेंगे और इवनिंग में वो डिसमेंटल कर देते हैं अपनी शॉप्स। ठीक है ना, तो उनके पास परमानेंट शॉप्स तो होती नहीं, तो वो स्टॉल्स वगैरह या मैट वगैरह पे बिछा के अपनी शॉप्स लगा देते हैं उस पर्टिकुलर वीक में और उस पर्टिकुलर टाइमिंग में, और दिन में वो रहता है और शाम होते होते लास्ट में जब वो सारा सामान खत्म हो जाता है या फिर थोड़ा बचता है तब दे डिसमेंटल देयर शॉप, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, which of these is a major advantage of shopping at a weekly market? वीकली मार्केट का मेजर एडवांटेज क्या है शॉपिंग का? ठीक है, मोस्ट आइटम्स ऑफ डेली यूज आर अवेलेबल इन वन प्लेस, only high-end luxury brands are sold there. They offer 24-hour air conditioning, या goods are always sold in bulk to retailers only. ठीक है, तो हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स नहीं होंगे, 24 आवर्स एयर कंडीशनिंग कैसे देंगे वो, एंड गुड्स आर ऑलवेज सोल्ड इन बल्क नहीं, तो इट इज मोस्ट आइटम्स ऑफ डेली यूज आर अवेलेबल एट वन प्लेस। ठीक है, वीकली मार्केट्स के अंदर वन स्टॉप शॉप होती है जहाँ पे यू कैन फाइंड एवरीथिंग, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे ग्रोसरीज हो, चाहे क्लोथ्स, यूटेंसिल्स। तो जो ट्रैवलर्स हैं या फिर जो खरीदने आए हैं बेसिकली आपके कंज्यूमर जो हैं, उनको जगह जगह नहीं जाना पड़ता, उनको एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर ही सब कुछ मिल जाता है, सो दैट दे कैन easily purchase that particular item, right? So most items of daily use are available at one place. Now question number 26, what distinguishes a neighborhood shop from a weekly market? ठीक है, जो neighborhood shop है आपकी, जो पड़ोस की जो दुकानें होती है, वो कैसे डिफर करती है वीकली मार्केट से? नेबरहुड शॉप्स आर ऑलवेज टेम्पररी, नहीं टेम्पररी तो ना होती है नेबरहुड शॉप्स। ठीक है, नेबरहुड शॉप्स आर ऑफन परमानेंट एंड क्लोज टू रेजिडेंशियल एरियाज, नेबरहुड शॉप्स डू नॉट सेल ग्रोसरीज, नेबरहुड शॉप्स आर ओनली फाउंड इन मॉल्स। नहीं, इसका आंसर क्या होगा आपके? नेबरहुड शॉप्स जो होती हैं वो ज्यादातर परमानेंट होती है एंड दे आर क्लोज टू द रेजिडेंशियल एरिया, मतलब आपके घर के आसपास ही होती है, सो दैट आप कभी भी जाके उधर से सामान ले आओ, दे आर इजिली एक्सेसिबल, है ना? Now question number 7. In the story of Sujata and Kavita, how did they pay for their groceries at the neighborhood shop? ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी के अंदर है, सुजाता और कविता हैं जो बेसिकली अपने ग्रोसरी के आइटम्स, हाउ डिड दे पे फॉर दैट? ठीक है, दे यूज्ड ओनली क्रेडिट कार्ड्स, द शॉपकीपर नोटेड द अमाउंट इन अ रजिस्टर टू बी पेड लेटर, दे ट्रेडेड देयर ओल्ड क्लोथ्स, दे वर गिवन द गुड्स फॉर फ्री एज अ गिफ्ट। नहीं, आमतौर पे जो नेबरहुड शॉप्स वगैरह होती है ना, ये क्या करते हैं, आपके क्रेडिट रखते हैं। ठीक है ना, इनका जो मेन फीचर होता है नेबरहुड शॉप का वो क्रेडिट ही होता है, सो दैट यू कैन इजीली परचेज एनी आइटम। ठीक है, आप कभी भी कर दो, ये क्या करते हैं रजिस्टर में नोट करके रखेंगे और आप लेटर ऑन कभी भी उनको पेड कर देते हो। ठीक है, अमाउंट पे कर देते हो, तो द शॉपकीपर नोटेड द अमाउंट इन अ रजिस्टर टू बी पेड लेटर, इसे खाता नहीं बोलते अपन, खाता खुलवा दो भाई मेरा। ठीक है, तो आप कभी भी सामान लेकर आओ, वो आपका रजिस्टर में नोट डाउन कर लेंगे कि आपने इतना सामान इतना रुपए में खरीदा इस डेट को, एंड आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ वो आपको लिस्ट दे देंगे एंड यू कैन पे। ठीक है, तो ये नेबरहुड शॉप्स का एक एडवांटेज होता है। ना क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है? अ सिंगल रोड साइड स्टॉल, an urban area with many different type of shops in one location, a market that only opens on Sundays, and a place where only wholesaler। आपको पता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है आपके? एन अर्बन एरिया विद मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ शॉप्स इन वन लोकेशन, है ना? एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, या अगर सिंगल भी है तो एक बहुत बड़ा सा मॉल वगैरह होगा। ठीक है, मॉल वगैरह जो होते हैं जहाँ पे एक ही जगह पे आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी अलग अलग तरह की, राइट? दैट इज योर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर मॉल्स टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय? मॉल जो है उनको टिपिकली आप कैसे कैरेक्टराइज करोगे? स्मॉल टेम्पररी वुडन हट्स, लार्ज मल्टी स्टोर्ड एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग्स विद ब्रांडेड शॉप्स, नो इलेक्ट्रिसिटी और पार्किंग फैसिलिटीज, और दी लोअर प्राइसेस देन वीकली मार्केट। इसी अभी डिस्कस किया था, लार्ज मल्टी स्टोर्ड एसी बिल्डिंग्स विद ब्रांडेड शॉप्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई आर गुड्स इन मॉल यूजुअली मोर एक्सपेंसिव देन इन वीकली मार्केट? ठीक है, वीकली मार्केट के कंपैरिजन में मॉल्स के अंदर सामान महंगा क्यों होगा? बिकॉज द क्वालिटी इज ऑलवेज 10 times बेटर, बिकॉज दे इंक्लूड कॉस्ट फॉर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ एंड एडवर्टाइजिंग,
Because the government taxes malls more because malls only imported food because they include cost for rent. ठीक है, रेंट भी लगता है उनका, इलेक्ट्रिसिटी लगता है, स्टाफ लगता है, एडवर्टीजमेंट, जितना भी ओवरहेड कॉस्ट वगैरह है वो सब इनका लग रहा है, तो उनकी प्राइसेस ऑब्वियस सी बात है हाई होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द चेन ऑफ मार्केट? चेन ऑफ मार्केट्स क्या होती है? A series of links from the producer to the final consumer, a type of security used in malls, a list of the most expensive market, a group of customers who only buy from one shop. The chain of market is basically a series of links from the producer to the final consumer. ठीक है ना, गुड्स डायरेक्टली फैक्ट्री से हाउस तो जाएंगे नहीं, ठीक है, बीच में होलसेलर भी आएगा, फिर रिटेलर भी आएगा, फिर जाते वो कंज्यूमर के पास में आएगा। बेसिकली इट इज अ चेन ऑफ मार्केट, अ सीरीज ऑफ लिंक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्सन who is wholesaler, wholesaler कौन होता है आपका? A person who buys one item for personal use, a trader who buys goods in large quantities to sell to other traders, a farmer who only grows crops for his family, या फिर डी, a person who delivers food to doorsteps। तो wholesaler कौन होते हैं आपके? Traders who buy goods in large quantities to sell टू अदर ट्रेडर्स। ठीक है, यहाँ पे बल्क में सामान आता है, ठीक है ना, ये होलसेलर्स जो होते हैं आपको जनरली पब्लिक को नहीं देते ये सामान, ठीक है, ये बल्क के अंदर सामान छोटे छोटे शॉपकीपर्स जो होते हैं उनको दे देते हैं और वो आप फिर अपन को कंज्यूमर्स को देंगे। ठीक है, तो अ ट्रेडर हु बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज टू सेल टू द अदर ट्रेडर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रिटेल सेलिंग? ठीक है ना, रिटेल सेलिंग क्या होती है आपकी? Selling goods in tons to factories, selling goods in small quantities directly to the final consumer, producing goods in a home based industry, exporting goods to other country। तो रिटेल जो होता है, रिटेलर कौन होते हैं? बेसिकली जो सामान को स्मॉल क्वांटिटीज में डायरेक्टली कंज्यूमर के पास पहुंचा दे। ठीक है ना, मतलब आपको सिंगल पेन भी चाहिए तो आप जाके उससे ले सकते हैं। ठीक है, बल्क में सामान लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, और ये अपन कह सकते हैं कि रिटेल बेसिकली फाइनल स्टेज होती है मार्केट चेन की। ठीक है, जो चेन ऑफ मार्केट अभी अपन ने पढ़ा था उसकी फाइनल स्टेज इज योर रिटेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन ऑनलाइन मार्केट? ठीक है, ये तो सबको पता होगा, प्लेस वेयर यू मस्ट मीट द सेलर फेस टू फेस, नहीं। मार्केट दैट ओनली एक्सेप्ट फिजिकल गोल्ड, नहीं। मार्केट दैट ओनली एग्जिस्ट इन रूरल एरियाज, नहीं। इट इज अ बाइंग एंड सेलिंग थ्रू द इंटरनेट यूजिंग एप्स और वेबसाइट। ठीक है, जो आप एप्स और वेबसाइट से जो भी सामान वगैरह खरीदते हो दैट इज योर ऑनलाइन मार्केट, है ना। उसके अंदर आपको फिजिकली पे करने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटली भी पे कर सकते हो उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज एन इम्पोर्ट? इम्पोर्ट क्या होता है? सेलिंग गुड्स प्रोड्यूस्ड इन योर कंट्री टू अनदर, ब्रिंगिंग इन गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अनदर कंट्री फॉर सेल फॉर और यूज, सेलिंग गुड्स विद इन द सेम सिटी, या फिर मूविंग गुड्स फ्रॉम अ फैक्ट्री टू अ वेयर हाउस। तो आपके इम्पोर्ट मतलब होता है ब्रिंगिंग इन, ब्रिंगिंग इन, इम्पोर्ट से इन, ठीक है, याद रखना, ब्रिंगिंग इन गुड्स, ठीक है ना, आप दूसरे कंट्री से अपने ला रहे हो। और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट आपका हो जाएगा सेंडिंग गुड्स टू फॉरेन मार्केट, और फॉरेन मार्केट से लेकर आना इज योर इम्पोर्ट। ठीक है ना, जो भी लोकल चीजें, लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे इंडियन हाई स्पाइसेस वगैरह काफी फेमस, तो वो फॉरेन कंट्री के अंदर या फॉरेन मार्केट के अंदर उनका एक्सपोर्ट होगा। इम्पोर्ट मतलब वहां से अपन कुछ लेंगे सेल करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज एन एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट क्या होगा? अभी अपन ने पढ़ा, सेलिंग गुड्स प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री टू अ बायर इन अनदर कंट्री, बाइंग गुड्स फ्रॉम अ लोकल नेबर, ग्रोइंग वेजिटेबल इन अ होम गार्डन, या स्टोरिंग गुड्स इन अ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, अभी पढ़ा था अपन ने। सेलिंग गुड्स प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री टू अ बायर इन अनदर कंट्री, राइट। Now question number 17, India was the world's largest importer of which product in 2024? Smart boards, vegetable oil, cotton seeds या gold jewelry? तो ये है आपका वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, इंडिया इज अ मैसिव कंज्यूमर ऑफ कुकिंग ऑयल, ठीक है ना, पर इंटरनली यहाँ पे बनता नहीं, तो इस वजह से अपन लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं ऑफ वेजिटेबल्स, जैसे पाम ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ठीक है, इन सब। ना क्वेश्चन नंबर 18,
वेयर डज अ लार्ज पोर्शन ऑफ इंडियाज इम्पोर्टेड पाम ऑयल कम फ्रॉम, ठीक है, ज्यादातर जो पाम ऑयल है वो कहाँ से इम्पोर्ट होता है इंडिया के अंदर? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड एंड वेस्ट एशिया। तो दैट इज इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड, यहाँ से जो पाम ऑयल है ये ज्यादा इम्पोर्ट होता है, बिकॉज दे आर दीज कंट्रीज आर आइडल फॉर द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो कि पाम लीव्स को चाहिए, पाम ट्रीज को चाहिए, ठीक है, जिससे कि पाम ऑयल बनेगा। तो यहाँ से आते हैं अपने जितना भी पाम ऑयल वगैरह वो ज्यादातर यहाँ से आता है, ठीक। ना क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्रोड्यूसर इन अ मार्केट चेन? मार्केट चेन के अंदर प्रोड्यूसर कौन होता है? द पर्सन और एंटिटी दैट मैन्युफैक्चर्स और ग्रोज द गुड्स, द पर्सन हु बायज द फाइनल प्रोडक्ट, द शॉपकीपर इन अ मॉल, या फिर द डिलीवरी पर्सन इन एन ऑनलाइन ऐप। तो ये होगा आपके द पर्सन और द एंटिटी दैट मैन्युफैक्चर ग्रोज द गुड्स, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रोड्यूसर, ठीक है। तो अपनी अपन ने फाइनल चेन कौन सी पढ़ी थी? मार्केट चेन का फाइनल पॉइंट क्या था? ये था अपना रिटेल, और जो पहली स्टेज है दैट इज योर प्रोड्यूसर, और उसके बीच में कौन आ जाता है अपने? इधर कौन आएगा? कमेंट सेक्शन में बताओ, चलो, ठीक है ना? आया हुआ है प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर। एट द एंड आई टेल यू द आंसर। अभी तो क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग, ठीक है, फिर बाद में बताएंगे इसका आंसर। जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में आ चुका तो बहुत इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, which city in India is known as the textile hub and a center for the diamond industry? टेक्सटाइल हब कौन सा? डायमंड इंडस्ट्री भी, ठीक है, इजी है। हम्पी, दिल्ली, सूरत, बेंगलुरु। तो दैट इज योर सूरत, ठीक है ना? वर्ल्ड्स मैसिव टेक्सटाइल मार्केट है आपका सूरत, ठीक है, और ये डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए भी ग्लोबल हब है। सूरत विल बी योर करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 21, इन इकोनॉमिक्स व्हाट इज अ नीड? इकोनॉमिक्स के अंदर नीड क्या होती है आपकी? A desire for a luxury car, something essential for survival like food, water, and shelter, a wish for a bigger house, या buying the latest designer cloth. नीड पूछिए उन्होंने। नीड, नीड क्या होती है? सर्वाइवल के लिए जो जरूरत होती है, ठीक है, जरूरत, नीड। तो वो क्या होगी? लग्जरी कार अपनी जरूरत नहीं है, बिगर हाउस, डिजाइनर क्लोथ, अपनी नीड क्या है? समथिंग असेंशियल फॉर द सर्वाइवल, दैट इज फूड, वाटर, शेल्टर, ये अपनी नीड है, ठीक है। वॉट इज अ वॉन्ट इन इकोनॉमिक टर्म्स? वॉन्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, अ डिजायर फॉर समथिंग दैट इज नॉट असेंशियल फॉर सर्वाइवल, या फिर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर वाटर, नेसेसिटी ऑफ हैविंग क्लोथ्स टू वेयर, या द लीगल राइट टू एंटर अ शॉप। तो जो अपनी वॉन्ट है वो होती है अपनी वॉन्ट मतलब डिजायर, अपनी चाह, ठीक है, किस चीज की डिजायर है हमें? डिजायर ऑफ समथिंग दैट इज नॉट असेंशियल फॉर द सर्वाइवल, मतलब सर्वाइवल की जरूरत नहीं है बट अपनी डिजायर है, ठीक है ना? बट जैसे सिंपल सा है, अभी विंटर चल रही है, राइट? तो आपके पास में वुलन क्लोथ्स हैं, ठीक है, गर्म रहने वाले कपड़े आपके पास हैं, आपकी ठंड उनसे मिट रही है, बट अब आपको डिजाइनर क्लोथ्स चाहिए, डिजाइनर जैकेट चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी वांट हो जाएगी, जिसके अंदर आपको डिजाइनर की जरूरत नहीं है बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैविंग वुलन क्लोथ्स, बट नहीं, हमें डिजाइनर क्लोथ्स चाहिए, तो दैट इज योर वांट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कोल्ड स्टोरेज? कोल्ड स्टोरेज का मेन काम क्या होता है? ये भी अपना पढ़ा हुआ है पहले। टू हीट प्रोडक्ट्स बिफोर सेलिंग, टू प्रिजर्व पेरिशेबल गुड्स एट लो टेम्परेचर्स, टू स्टोर ड्राई क्लोथ्स इन मॉल, टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। तो कोल्ड स्टोरेज का मतलब क्या होता है? टू प्रिजर्व पेरिशेबल गुड्स एट लो टेम्परेचर, ठीक है, कम टेम्परेचर में अपन पेरिशेबल गुड्स को प्रिजर्व करते हैं। अच्छा, अब एक टर्म आती है पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब क्या होता है? जो चीजें जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है, दे आर बेसिकली पेरिशेबल गुड्स या आइटम, ठीक है, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज एग्रीगेटर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केट? ऑनलाइन मार्केट में आपके एग्रीगेटर्स क्या होते हैं? फार्मर्स हु सेल ओनली टू नेबर्स, business that combine offers from multiple sellers in one place, people who build physical market stalls, या फिर customers who only buy from weekly market, ठीक है। तो ये कौन होते हैं आपके एग्रीगेटर्स? क्या होते हैं? businesses that combines offers from multiple sellers at one place, ठीक है, जैसे जोमेटो है, अमेजोन है, दे आर एग्रीगेटर्स, ठीक है ना।
वो जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट को खुद बनाते हो, पर वो खूब सारे सेलर्स को एक ही ऐप पे ले आते हैं, तो दे आर बेसिकली और एग्रीगेटर्स, ठीक है। जैसे जोमेटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, राइट, दे आर बेसिकली एग्रीगेटर्स। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ मार्केट। क्या चीज प्राइस को डिटरमाइन करेगी? अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल कर रहे हो तो उसकी प्राइस क्या होती है? ओनली द सेलर्स मूड, मूड पे नहीं, द इंटरैक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर, नेगोशिएशन करना, ठीक है, अ फिक्स नंबर दैट नेवर चेंजेस, या फिर ओनली द कॉस्ट ऑफ द पैकेजिंग। तो ये होती है आपका इंटरैक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर, नेगोशिएशन में होती है जिसके अंदर, ठीक है। वैसे तो जैसे देखो एमआरपी फिक्स होती है आपकी, ठीक है ना, एमआरपी इज योर मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है ना। वैसे तो एमआरपी हर प्रोडक्ट के अंदर होती आती, ठीक है ना। बट अगर बार्गेनिंग कैपेसिटी किसी की अच्छी है, नेगोशिएशन कोई अच्छा कर सकता है, तो इट इज बेसिकली बिटवीन द इंटरैक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन योर बार्गेनिंग क्वालिटी। Now question number 26, what is the historical significance of the Hampi market? Hampi market की historical significance क्या है? It was flourishing trade hub in the Vijayanagar Empire. It was the first place to have an online market. It was famous for selling only plastic goods. Yeah, it was a market where money was never used. तो हम्पी मार्केट कहाँ होगा आपका? हम्पी कर्नाटका। तो इट वॉज अ फ्लरिशिंग ट्रेड हब इन द विजयनगर एम्पायर, ठीक है ना। यहाँ पे हर चीज की बेसिकली बार्टर सिस्टम से सेल होती थी, जैसे हॉर्सेज है, जेम्स है, स्किल्स है, यहाँ तक कि स्किल्स थी, ठीक है ना। तो काफी ग्लोबल ट्रेडिंग मार्केट था ये उस वक्त। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज बार्टरिंग। बार्टरिंग क्या होता है आपके? पेइंग विद अ क्रेडिट कार्ड, एक्सचेंज गुड्स फॉर अदर गुड्स विदाउट यूजिंग मनी, सेलिंग गुड्स एट अ वेरी हाई प्राइस, या एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट्स ऑन टेलीविजन। तो बार्टरिंग इज बेसिकली एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर अदर गुड्स विदाउट यूजिंग मनी। हमने सबसे पहले यही पढ़ा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ दीज इज अ सर्विस रादर देन अ गुड, ठीक है ना। गुड्स के अलावा सर्विस क्या होगी इनमें से? अ शर्ट बॉट इन अ मॉल, अ किलोग्राम ऑफ पोटैटोज, अ हेयर कट और अ लेसन फ्रॉम अ टीचर, या न्यू मोबाइल फोन। तो बाकी सारी चीजें अपनी गुड्स है, सामान है, ठीक है, ये सामान है, ये सामान है, ये सामान है, हेयर कट है, या फिर अगर अपन ने टीचर से कोई लेसन, तो दैट इज बेसिकली योर सर्विस। ये हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ये बेसिकली हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। या बार्बर है वो आपका हेयर कट कर रहा है तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इट इज अ सर्विस रादर देन अ गुड, गुड्स। सॉरी। व्हाट इज मार्केट इनइक्वालिटी? मार्केट इनइक्वालिटी क्या होती है? द डिफरेंस इन प्रॉफिट and capital, small traders and big owners, ensuring every shop has the same paint, customers waiting for the same line, या all sellers have exactly having exactly 10 customers। तो ये होती है आपका द डिफरेंस इन द प्रॉफिट कैपिटल बिटवीन स्मॉल ट्रेडर्स एंड बिग ओनर, ठीक है। वही होता है मार्केट इनइक्वालिटी, जिसके अंदर मॉल जो ओनर है वो तो बहुत ज्यादा कमा रहा है, ठीक है, और जो वीकली मार्केट ट्रेडर है वो बहुत कम कमा रहा है, तो दैट इज इनइक्वालिटी, मार्केट इनइक्वालिटी यही। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डू पीपल प्रेफर नेबरहुड शॉप्स फॉर डेली नीड्स? व्हाई डू पीपल, ठीक है, लोग क्यों प्रेफर करेंगे? बिकॉज चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होगा? बिकॉज दे प्रोवाइड कन्वीनियंस एंड क्रेडिट ऑप्शन। भाई अपन भी बताया था, क्रेडिट ऑप्शन, खाता खुद खोल सकते हैं अपन उसके अंदर, एंड कन्वीनियंस भी रहती है। अपन जा रहे हैं, अपन को अचानक से कुछ याद आया कि ये खरीदना है, अपन ने कहा भैया को, सामान लिया, रजिस्टर में नोट डाउन करवाया, पेमेंट कभी भी कर दिया, राइट। तो ये अपना एडवांटेज हो गया, दैट्स व्हाई वी प्रेफर नेबरहुड शॉप्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज कंपटीशन इन अ वीकली मार्केट बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर? जो कंपटीशन है वो वीकली मार्केट के अंदर कंज्यूमर के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है, वो कैसे होगा? It makes the goods harder to find. It forces seller to lower prices to attract buyers. It ensures only one seller survives. या फिर it reduces the variety of products available. तो बेसिकली कंपटीशन अपने लिए, कंज्यूमर के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा? बिकॉज खूब सारे बायर्स होंगे, तो सेलर को वो फोर्स करेगा कि वो कम से कम पैसे के अंदर सामान दे, ताकि वो सेलर उसको खरीद सके, राइट। इसी वजह से जो वीकली मार्केट होते हैं वो एटलीस्ट कंज्यूमर्स के लिए तो बहुत बेनिफिशियल हो, ठीक है। क्योंकि भी अपन कह सकते हैं ना कि अगर एक कोई सेलर है वो ज्यादा प्राइस में दे रहा है, तो अपन उसको बोल सकते हैं ना कि पास वाले भैया तो कम में दे रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी प्राइस कम करेगा, राइट, क्योंकि उनको सामान सेल करना है। ना क्वेश्चन नंबर 32,
हाउ डू इनपुट फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट अफेक्ट द फाइनल कंज्यूमर प्राइस? जो इनपुट फॉर प्रोडक्शन है वो कैसे इफेक्ट करेगा फाइनल कंज्यूमर प्राइस को? ईच स्टेज adds cost for the material transport and labor. They have no impact on the final price. They decrease the final price. या फिर inputs are always free for manufacturers. तो input for production जो है वो हर स्टेज पे कॉस्ट को ऐड कर देता है, ठीक है। जैसे मटेरियल है, उसका ट्रांसपोर्ट भी लग रहा है, उसका लेबर भी लग रहा है, फैक्ट्री के वेजेस भी हैं, फ्यूल भी है ट्रांसपोर्ट का, तो ये सब क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, है ना। जो रॉ मटेरियल से जो कॉस्ट आ रही है उससे जो फाइनल कंज्यूमर की जो प्राइस होती है वो कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि उनको मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, लेबर सारी कॉस्ट बढ़ाने लेनी होती है ना। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डिड एडम स्मिथ मीन बाय प्रॉस्पेरिटी इमेनेट्स फ्रॉम द मार्केट? ठीक है ना, इसके अंदर प्रॉस्पेरिटी इमेनेट्स फ्रॉम द मार्केट से क्या मतलब था एडम स्मिथ का? मार्केट्स ओनली बेनिफिट रिच पीपल, growth happens when market provide goods people cannot make themselves, prosperity only comes if you avoid the market, या फिर markets are the only place where people can meet. एडम स्मिथ का क्या मतलब था इससे कि ग्रोथ हैपन्स व्हेन द मार्केट प्रोवाइड्स गुड्स पीपल कैन नॉट मेक देमसेल्व्स। तो ग्रोथ तभी होएगी जब जो मार्केट होगा वो चीजें लोगों को प्रोवाइड करवाएगा जो वो खुद नहीं बना सकते, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है तभी ग्रोथ होएगी आपकी। पर ये एडम स्मिथ है कौन भाई वैसे? ये जो एडम स्मिथ है ना आपके, दे आर कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 34, इन द चेन ऑफ मार्केट्स व्हाई डज अ प्रोड्यूसर यूजुअली नॉट सेल डायरेक्टली टू अ कंज्यूमर? ठीक है, चेन ऑफ मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को क्यों नहीं बेचता भाई सामान? कर सकता है ना कि डायरेक्टली कंज्यूमर को ही दे दे। तो producer deal in bulk while consumer want a small units. Producers are legally banned from talking to consumers. Consumer live in factories. There are no transport system available. तो बेसिक सिंपल सी चीज है कि जो प्रोड्यूसर है वो बल्क में सामान बनाता है, ठीक है, और जो कंज्यूमर है उसको बल्क में सामान नहीं चाहिए, ठीक है। अपन को बहुत सारे पेन नहीं खरीदने, अपन को फैक्ट्री नहीं लगानी पेन की, राइट। मुझे वर्क करना है तो मुझे हाईएस्ट 2 या 3 पेन चाहिए, हो सकता है मुझे 1 पेन भी चाहिए, तो मुझे स्मॉल यूनिट के अंदर चीज चाहिए, ठीक है ना। तो वो मुझे प्रोड्यूसर प्रोवाइड नहीं करवा सकता, तो प्रोड्यूसर बल्क में डील करेगा। सो इस वजह से ही जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सामान नहीं दे सकता, क्योंकि वो बल्क में डील करेगा, राइट। और मुझे कंज्यूमर को सामान चाहिए कब? क्वेश्चन नंबर 35, एनालाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन क्विक कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, जैसे जेप्टो और अमेजोन है, ठीक है ना, इनके बीच का कैसे अपन डिफरेंस एनालाइज करेंगे? क्विक कॉमर्स मतलब जल्दी, जेप्टो, ठीक है, बहुत जल्दी सामान आ जाता है। ई कॉमर्स मतलब जो ऑनलाइन सर्विस भी दे रहा है अपन को। तो इसके अंदर योर आंसर विल बी योर क्या था? E-commerce is faster than quick commerce. Quick commerce focuses on the instant delivery. E-commerce take days. Quick commerce only sells electronic car. There is no difference between them. इसका सिंपल आंसर है क्विक कॉमर्स जो है वो इंस्टेंट डिलीवरी पे फोकस करता है, ठीक है। जेप्टो है, ब्लिंकिट है, ये सब क्या करते हैं? इंस्टेंट डिलीवरी देंगे। और जो ई कॉमर्स है इसको टाइम लगता है, ठीक है ना। अमेजोन वगैरह बड़े बड़े वेयर हाउसेज होंगे तो दे टेक टाइम, ठीक है, आपको 2-3 दिन का टाइम देंगे। वैसे तो आजकल इन्होंने भी शुरू कर दी, पर ई कॉमर्स वालों में टाइम लगता है। 36, हाउ डज मार्केट एंड इक्वालिटी रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ बायर? मार्केट और इक्वालिटी स्टेटस ऑफ बायर को कैसे रिफ्लेक्ट करेगी भाई? एबिलिटी टू बाय डिपेंड्स largely on the income level. All buyers are forced to buy the same thing. Income has nothing to do with the people where the people shop. या rich people are banned from weekly markets. तो ये आपकी एबिलिटी होगी टू बाय, एबिलिटी टू बाय डिपेंड्स लार्जली ऑन द इनकम लेवल, ठीक है ना भाई। मार्केट और इक्वालिटी वही होगा ना, अगर पीपल कैन ओनली अफोर्ड वीकली मार्केट तो वीकली मार्केट में जाएंगे। जो लोग लग्जरी आइटम्स या मॉल्स वगैरह जा सकते हैं, जिनके पास है पैसा, ठीक है, उनकी इनकम अच्छी है, तो वहां जाएंगे। बेसिकली आप मार्केट और इक्वलिटी किस पे डिपेंड करेगी? आपके इनकम लेवल पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट रोल डू मिडल मैन और डिस्ट्रीब्यूटर प्ले इन द मार्केट चेन? ठीक है, वैसे इसका आंसर आ ही गया आपका, तो मैंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। मिडल मैन या डिस्ट्रीब्यूटर का रोल क्या होगा मार्केट चेन के अंदर? They produce the raw material. They bridge the gap between the wholesaler and the small retailer. They are the final consumers. They work for free for the community. तो जो मिडल मैन या डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो बेसिकली आपके होलसेलर और स्मॉल रिटेलर्स का गैप फिल करेंगे, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है गुड्स की, ये अरेंज करवाएगा, ठीक है, सो दैट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ जो दूर से कोई फैक्ट्री है
वो आप छोटी छोटी शॉप है विलेज की वहां तक भी पहुंचा सके। तो मिडल मैन और डिस्ट्रीब्यूटर का यही काम होता है। क्वेश्चन नंबर 38, why might a seller in a weekly market sell items at a very low price late in the evening? भाई लेट होते होते तो वो जो वीकली मार्केट के जो सेलर आइटम्स होते हैं वो अपने प्राइस को लो क्यों कर देते हैं? Because to clear stock so perishable goods don't spoil, because the government pays the bonus at night, because the sun makes goods more expensive, because they want to go home without money. बाकी सारे ऑप्शंस बेकार हैं और बहुत इजी भी है ये। तो योर करेक्ट आंसर विल बी टू क्लियर स्टॉक सो पेरिशेबल गुड आइटम्स डोंट स्पॉइल। ठीक है, अगर सामान रहेगा तो उसका करेंगे क्या, वो सामान भी खराब हो जाएगा। भाई कोई ऐसा सामान है जो कि नॉन पेरिशेबल है, मतलब जो खराब नहीं होता, तो उसमें तो चलो कोई बात नहीं। और अपन को पता है जो सामान खराब होने वाला है वो अगर रखेंगे तो सामान भी खराब होगा, पैसा भी नहीं मिलेगा, तो जितना मिल रहा है उतना ही ठीक। तो दे लोअर देयर प्राइस इन दी इवनिंग। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ डज एडवर्टाइजिंग क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स? ठीक है, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड गुड्स के अंदर एडवर्टीजमेंट क्या डिफरेंस क्रिएट करता है आपके? Branded goods use expensive ads which are added to the price. Advertising makes branded goods weigh less. Non-branded goods are more famous. Advertising is the only use for vegetables. तो आपके एडवर्टीजमेंट का बेसिकली जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं दे यूज एक्सपेंसिव एड्स, ठीक है ना, और फिर बाद में वो उनकी प्राइस के ऊपर ऐड कर जाते हैं। भाई टीवी कमर्शियल्स वगैरह भी जो होते हैं, ठीक है, सेलिब्रिटी से वो एंडोर्समेंट वगैरह करवाते हैं, ठीक है, इन सब में वो जो जितना भी उनको जो पेमेंट करना होता है वो पेमेंट वो अपने सामान पे भी लगाते हैं। ठीक है ना। तो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में ये फर्क पड़ जाता है कि ब्रांडेड के अंदर उनके एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो वो प्राइस पे कहीं ना कहीं ऐड तो होगा ही होगा ना। तो ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द स्टॉक मार्केट और द शेयर मार्केट? स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट किसको बोलते हैं आपके? A place to buy groceries in a bulk, a market where people invest in companies by buying shares, a market where only wooden sticks are sold, a physical market found only in the rural area. सिंपल है। स्टॉक मार्केट का जहाँ पे आप भाई शेयर मार्केट से पता चल जाएगा ना, जहाँ पे आप कंपनीज के शेयर खरीदेंगे। ठीक है, तो दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग द मार्केट चैप्टर। ठीक है, तो ये अपना ये वाला चैप्टर भी इन सबसे क्लियर हो गया। नाउ थर्ड चैप्टर और था ना अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड अस। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे अब अपन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू कौटिल्यज अर्थशास्त्र व्हाट इज कंसीडर्ड द रूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी? ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, अपन प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं ये। ठीक है ना। तो उन्होंने रूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी से क्या मतलब था उनका? सोशल सर्विस, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मटीरियल डिस्ट्रेस या फिर पॉलिटिकल पावर। ठीक है, तो रूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्या होगा? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है ना, अर्थशास्त्र वैसे इकोनॉमिक्स की बुक है। ठीक है ना। तो ये क्या करती है, इट एम्फेसाइज मेनली ऑन दी रूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है ना। ये बेसिकली सुखस्य मूलम धर्म, ठीक है, एंड धर्मस्य मूलम अर्थ, ये उनका मेन जो था ना, इन्होंने कौटिल्य ने एम्फेसाइज किस पे किया था कि जो धर्म है वो हैप्पीनेस का कारण है, और जो इकोनॉमी है इट इज द रूट ऑफ धर्म। सो अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी सपोर्ट्स ऑल द अदर सोशल एंड द मोरल गोल्स। ठीक है, जितने भी सोशल और मोरल गोल्स है उसको सपोर्ट क्या करता है? अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी आपके पास पैसा बहुत है तो आप सारे गोल्स को पूरा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस मॉनेटरी वैल्यू? ठीक है, the economic worth of an activity, the value of something measured in terms of money, the amount of time spent on a task, या फिर डी the social impact of a non economic activity। मॉनेटरी वैल्यू है तो इसका मतलब आंसर भी क्या होगा? मनी से रिलेटेड होगा, द वैल्यू ऑफ समथिंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है ना। मॉनेटरी वैल्यू यही होता है, मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस। अगर आपको कोई डिफाइन करने को बोल दे तो ये क्या हो जाएगी आपकी? मार्केट प्राइस। ठीक है ना, किसी भी गुड्स या सर्विसेज की। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, अ मदर कुकिंग फॉर हर फैमिली इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज। ठीक है, अब मम्मा खाना बना रहे हैं आपके लिए, राइट, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों भाई? बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर स्किल, इट इज नॉट अ सर्विस, इट इज डन आउट ऑफ लव अफेक्शन विदाउट अ मोटिव टू अर्न इनकम, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। तो बहुत सिंपल सी चीज। ठीक है, कि मम्मा
लव और अफेक्शन से बनाते हैं, उनका मोटिव ये थोड़ा ना था कि मेरे को पैसा लेना है तुमसे, राइट। वो तो भाई नॉर्मली अपने को खाना खिलाने के लिए, ठीक है, प्यार से खाना खिलाने के लिए दे मेक फूड, राइट। सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। Now question number 4, how has the nature of economic activities changed over the decades? ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का नेचर है वो धीरे धीरे कैसे आगे चेंज हो रहा है या कैसे चेंज हुआ। द नंबर ऑफ एक्टिविटी हैज डिक्रीज, पीपल ओनली एंगेज इन एग्रीकल्चर नाउ, activities have increased vastly including software and drones, most people move to the unorganized sector। इसके अंदर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, दैट इज योर एक्टिविटीज हैव इंक्रीज्ड वास्टली, ठीक है। एक्टिविटी इवॉल्व होती गई, नई इकोनॉमिक एक्टिविटी इमर्ज होने लग गई। भाई पहले के टाइम में तो सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर जरूरी था, बट आज के टाइम में मॉडर्न इकोनॉमिक जो है इट इंक्लूड्स हाईटेक सर्विसेज ऑल्सो, एआई डेवलपमेंट है आपका, डिजिटल मार्केटिंग है, ड्रोन लॉजिस्टिक है, ठीक है ना। इस वजह से ऑब्वियस सी बात है नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज चेंज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिविटीज दैट आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर। ठीक है, इनमें से कौन सी एक्टिविटी है, कौन सा सेक्टर है दैट आर डायरेक्टली इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर, डिपेंडेंट ऑन द नेचर। सेकेंडरी, सर्विस, प्राइमरी, ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो दैट इज योर प्राइमरी सेक्टर, है ना। बिकॉज जो बेस है सारे प्रोडक्ट्स का वो तो प्राइमरी सेक्टर ही है, तो डायरेक्टली नेचर पे डिपेंड करेगा ये। क्वेश्चन नंबर 6, इफ यू आर एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम अ माइन विच सेक्टर आर यू वर्किंग इन। ठीक है, अगर आप माइन से कोल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आप कौन से सेक्टर में वर्क कर रहे हो, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी या अनऑर्गेनाइज्ड। तो माइनिंग क्या होती है आपकी, प्राइमरी सेक्टर होता है ना, रॉ मटेरियल निकाल रहे हो आप नेचर से डायरेक्टली, तो इट इज अ प्राइमरी सेक्टर, यू आर वर्किंग इन अ प्राइमरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 7, द सेकेंडरी सेक्टर इज प्राइमरी इन्वॉल्व। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा फिर, एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल नहीं, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, या फिर डायरेक्ट कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, यही होता है सेकेंडरी। ठीक है, फिर टर्शरी एक्टिविटी, अगर इन तीनों में से आपसे पूछी जाए टर्शरी एक्टिविटी चार ऑप्शंस में से तो कौन सा होगा, फिर वो होगा आपने हेल्थ केयर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर, वो आपकी टर्शरी एक्टिविटी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी। सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी का एग्जांपल, फिशिंग इन द ओशन, मैन्युफैक्चर्स कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स, अ डॉक्टर ट्रीटिंग अ पेशेंट, टीचिंग इन अ क्लासरूम, इजी, मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स एंड अ मोबाइल फोन। ठीक है ना, दिस इज योर सेकेंडरी सेक्टर, सॉरी बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। now क्वेश्चन नंबर 9, द टर्शरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज, टर्शरी सेक्टर को आप क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, नेचर डिपेंडेंट, सर्विस सेक्टर या एक्सट्रैक्शन, तो ये आपकी सर्विस सेक्टर होती है, ये आपकी सर्विस प्रोवाइड करेगा, फिजिकल गुड्स को नहीं, जैसे टीचिंग है, बैंकिंग है, हेल्थ केयर है, ये सब आपके टर्शरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच एक्टिविटी कॉम्प्लीमेंट्स एंड सपोर्ट्स बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। कौन सी जो एक्टिविटी होगी वो कॉम्प्लीमेंट करेगी या सपोर्ट करेगी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को, माइनिंग, टेक्सटाइल या फिर बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट या फॉरेस्ट्री, तो दैट इज योर बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये सपोज करो फार्मर है, ठीक है, फार्मर आपका आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर के अंदर, ठीक है, इसको भी सपोर्ट करेगी, ठीक है ना, भाई इनको भी ट्रक्स वगैरह चाहिए, मनी चाहिए बैंक वगैरह से, ठीक है। अब और रही दूसरा, फार्मर के अलावा अपन एक मान के सकते हैं जैसे फैक्ट्री ओनर है, फैक्ट्री ओनर किस में आएगा आपकी, ये सेकेंडरी में ही आएगा, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, ठीक है, इनको भी यही सब चीजें चाहिए, तो ये दोनों सेक्टर किस, कौन सपोर्ट कर रहा है आपके, बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच सेक्टर डू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, पायलट्स एंड टेक्नीशियंस बिलोंग, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एग्रीकल्चरल। अभी अपन ने बात की थी कि ये सारे सेक्टर जो इस तरह के स्किल्स वाले होंगे दैट इज योर टर्शरी। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम 2022, विच टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है ना, हाईएस्ट प्रोडक्शन, सॉरी, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, थ्री व्हीलर्स या टू व्हीलर्स, तो ये है टू व्हीलर, जो 2 करोड़, ठीक है, अराउंड, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट फॉर द टू व्हीलर। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट है टू व्हीलर्स के, स्कूटर्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा बनती है। In the interdependence of sector, what role does the tertiary sector play in the journey of a t-shirt? ठीक है, इंटरडिपेंडेंट सेक्टर्स के अंदर टर्शरी सेक्टर क्या रोल प्ले करेगा, बेसिकली अगर आपको टी शर्ट बनाकर बेचनी है तो ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट द फिनिश्ड टी शर्ट टू द मार्केट,
मार्केट के अंदर जो फिनिश टी शर्ट बन चुकी है अब उसको पहुंचाएगा, ठीक है। जो टर्शरी सेक्टर होता है आपके लॉजिस्टिक है, मार्केट है, सेलिंग है किसी प्रोडक्ट की, ये सब यही करता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम फेस्ड बाय मिल्क फार्मर्स इन आनंद गुजरात इन द अर्ली 1940s? इनके अंदर क्या प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। काउस का कोई लैक नहीं था, डिमांड मिल्क की भी कोई ऐसे ओवर प्रोडक्शन भी नहीं था। इट इज द मिल्क स्पॉइलिंग इन द हीट बिफोर रीचिंग द मार्केट, ठीक है ना। ये क्या कर बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा कि रेफ्रिजरेशन या ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो था नहीं, ठीक है, और ये पेरिशेबल आइटम के अंदर आता है, तो मिल्क क्या है स्पॉइल हो जाता था, जैसे ही जब तक मार्केट में पहुंचता तब तक वो खराब हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, हु आर द टू की लीडर्स अंडर हुज लीडरशिप अमूल वाज सेट अप इन 1946? किन दो लीडर की लीडरशिप में? सरदार पटेल एंड महात्मा गांधी, त्रिभुवन दास पटेल एंड डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन एंड जवाहरलाल नेहरू, या फिर सरदार पटेल एंड त्रिभुवन दास पटेल? तो ये है आपका सरदार पटेल एंड त्रिभुवन दास, ठीक है ना। दे इंस्पायर द फार्मर्स टू ऑर्गेनाइज, और त्रिभुवन दास ने कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर जो बाद में अमूल बना उसको इंस्पायर किया। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज अ कोऑपरेटिव एज डिफाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अमूल स्टोरी? कोऑपरेटिव को कैसे डिफाइन करोगे अपन अमूल की स्टोरी के अंदर? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर वॉलंटरी टू मीट इकोनॉमिक नीड, ठीक है ना। कोऑपरेटिव मेंबर जो थे जैसे फार्मर्स वगैरह, दे ओन द बिजनेस एंड दे शेयर द कॉस्ट वर्क प्रॉफिट्स, ठीक है, ताकि कोई सिंगल जो बॉस है वो एक्सप्लॉइट ना हो। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल एडवाइज फार्मर्स टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्यों एडवाइस किया फार्मर्स को ताकि कोऑपरेटिव बनाया जाए? To increase the price of milk for consumers, to become independent and remove the exploitation by the middleman, to stop producing milk or to move into the secondary sector, that is to become the middleman, ठीक है ना। मिडलमैन वो बाइंग मिल्क एट लो रेट्स एंड सेलिंग एट हाई रेट्स, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बनने से जो सेलर था वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास में जा रहा था और प्रॉफिट उनके पास में आ रहा था, इसलिए उन्होंने बोला। पाश्चराइजेशन की टेक्निक अपन को पता है, ठीक है ना, पढ़ चुके हैं अपन पहले। और प्रोसेस टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया बाय हीटिंग मिल्क टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, है ना। और ये किसने की थी ये टेक्निक, का नाम याद रख लो, ये कौन थे इसके बनाने वाले? अपने लुइस पाश्चर, ठीक है, ताकि जो मिल्क है वो स्पॉइल ना हो भाई। विच टर्म डिस्क्राइब द सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज टू एंड कंज्यूमर, ठीक है ना। क्या बोलेंगे उनको, एक्सपोर्ट, होलसेलर, या फिर रिटेल या प्रोसेसिंग? तो रिटेल, रिटेल ही है फाइनल लिंक, ठीक है ना। वे गुड्स आर सोल्ड इन स्मॉल यूनिट्स, जैसे 1 लीटर का दूध है, ये भी कौन देगा अपन को? रिटेलर ही देगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन अमूल सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स टू कंट्रीज आउटसाइड ऑफ इंडिया इट इज कॉल्ड रिटेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, लॉजिस्टिक, अपन पढ़ चुके हैं। दूसरे कंट्रीज के अंदर देगा, इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, रीसाइक्लिंग 1 टन ऑफ पेपर कैन सेव हाउ मेनी ट्रीज, ठीक है। 1 टन ऑफ पेपर रिसाइकिल करने के लिए कितने पेड़ बच जाएंगे? अपने 17 ट्रीज। कितने बचेंगे? 17 ट्रीज, राइट। क्वेश्चन नंबर 22, रिसाइक्लिंग पेपर यूजेस डैश लेस एनर्जी एंड वाटर कंपेयर टू मेकिंग न्यू पेपर, कितनी एनर्जी बचेगी, कितनी एनर्जी कम लगेगी आपकी? 50%, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग पेपर फ्रॉम द रिसाइकल्ड पल्प इज मच मोर एफिशिएंट देन प्रोसेसिंग आपके रॉ वुड है, रफली हाफ ऑफ द एनर्जी सेव कर लेगी और इतने अमाउंट में वाटर भी सेव करेगा, इसलिए थोड़ा कम यूज में लिया करो, बहुत पैसा लगता है इनसे, पेजेस वगैरह, मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर? ऑर्गेनाइज सेक्टर के कौन सा फीचर है? नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स एंड रेगुलर सैलरी एंड डेली वेज लेबर, तो ये आपकी फिक्स लेबर आवर्स, फिक्स वर्किंग आवर्स रहेंगे और रेगुलर सैलरी रहेगी। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं जैसे फैक्ट्री एक्ट वगैरह के तहत आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी फिक्स रहेंगे और सैलरी भी आपको टाइम पे मिलेगी। अ स्ट्रीट वेंडर ऑन अ डे और अ डेली वेज लेबरर इज अ पार्ट ऑफ, ये किसके पार्ट होंगे? ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज, टर्शियरी या सेकेंडरी, ये होंगे आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, ठीक है ना। बिकॉज स्मॉल यूनिट्स होती है और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती नहीं है, तो यहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई पेड लीव नहीं होगी, कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं होते, राइट। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। विच सेक्टर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन मॉडर्न टाइम्स? आज के टाइम में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर कौन सा होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऑर्गेनाइज? टर्शियरी, बिकॉज ये फाइनेंस, एजुकेशन, टूरिज्म, इंटरनेट, ये सब इसी सेक्टर में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26,
इफ टीचिंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी देन टीचर, अगर टीचिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो टीचर क्या होगा भाई आपके, इकोनॉमिक सेक्टर होगा, ऑक्यूपेशन, इन्वेस्टमेंट या फिर इंडस्ट्री, तो टीचर बेसिकली आपका ऑक्यूपेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, नंदनी इज अ मिल्क कोऑपरेटिव प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच स्टेट, नंदनी कहाँ से है, ये आपके कर्नाटका से, ठीक है, जैसे अमूल गुजरात में फेमस है ना, वैसे ही नंदनी आपके कर्नाटका में फेमस। व्हाट इज वेयर हाउस, वेयर हाउस क्या होता है भाई, अ प्लेस वेयर काउज आर केप्ट, अ लार्ज बिल्डिंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोडक्ट्स बिफोर दे आर सोल्ड, a shop that sells goods to consumer, a type of transport vehicle, तो that is a large building used for storing products before they sold, वही होता है वेयर हाउस, गोदाम जिसको अपन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मिडलमैन आर डिस्क्राइब्ड एज पीपल हु, मिडलमैन कौन होते हैं, only work in factories, buy goods from producer and sell them to consumer for a fee, provide fee service to farmers, are essential for cooperatives, इसका आंसर हो जाएगा आपके मिडलमैन कौन होते हैं, दे बाय गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल देम टू कंज्यूमर्स फॉर अ फी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी, इनमें से कौन सी प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वाटर सप्लाई, यूटिलिटी या फिर फिशिंग, तो इसके अंदर जो आपकी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी नहीं है, पूछिए अपन से, नहीं है तो अपने वाटर सप्लाई यूटिलिटी होगी, ठीक है, इट इज नॉट अ प्राइमरी सेक्टर, ये टर्चरी सेक्टर के अंदर आएगा बेसिकली, ठीक। तो ऑल द 3 चैप्टर्स आर डन, ठीक है, कर लोगे ये, कोई इशू नहीं। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, तो अपने कमेंट सेक्शन में बताना ही है, ठीक है। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे लास्ट कि भाई प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में कौन आएगा, ठीक है, तो प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में आपके कौन होगा, होलसेलर, ठीक है, प्रोड्यूसर होलसेलर को सामान देगा और होलसेलर आपको रिटेलर को, और रिटेलर देगा आपके कंज्यूमर, राइट, सो करेक्ट आंसर विल बी योर होलसेलर, ठीक है। नाउ थैंक यू फॉर द session, bye everyone.